हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अंजनी सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल अभिज्ञानम। अपने लास्ट के वीडियो में मैंने सेंसरी मोटर स्टेज को डिस्कस किया। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस प्री ऑपरेशनल स्टेज। पियाजेट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज में ये सेकेंड स्टेज है। सबसे पहले प्री ऑपरेशनल स्टेज को हम डिफाइन करते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन लॉजिकली, अर्थात ऐसी योग्यता जिसमें सूचना को, जो भी वातावरण से हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसे कुशलतापूर्वक तार्किक रूप से हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, मैनिपुलेट एंड लॉजिकली, कुशलतापूर्वक और तार्किक। तार्किक चिंतन क्या है? अर्थात जो भी वातावरण से अंतःक्रिया के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्कीमा के रूप में बनती है, वो इन्फॉर्मेशन के पीछे का प्रिंसिपल क्या है, उसके पीछे के फैक्ट्स क्या है, उस इन्फॉर्मेशन के लिए हम रीज़न क्या दे सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को हम एनालिसिस कर सकते हैं कि नहीं, विश्लेषण कर सकते हैं कि नहीं, उस पर आर्गुमेंट्स कर सकते हैं कि नहीं। ये सारी प्रक्रिया जब हम करते हैं तब हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। यानी तार्किक चिंतन के अंतर्गत हम किसी भी सूचना के पीछे के सत्य को प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो स्टेज है, इसका नाम प्री ऑपरेशनल इसलिए रखा गया है क्योंकि बच्चे इस एज में थिंकिंग करना तो स्टार्ट करते हैं पर लॉजिकली थिंक नहीं करते, क्योंकि जीन पियाजे ने इस स्टेज में 2 से 7 साल के अवस्था के बच्चों को सम्मिलित किया है। ये 2 से 7 साल के बच्चे प्री स्कूल के बच्चे हैं जो किंडरगार्टन जाते हैं। तो प्रायः इस उम्र के बच्चों में ऐसी योग्यता तो होती है कि वो दिनचर्या से संबंधित सूचनाओं को वो समझ सके, पर उसके पीछे के सत्य को, उसके पीछे के तथ्य को, उसके पीछे के नियमों को वो नहीं समझ पाते। इसीलिए इस स्टेज का नाम प्री ऑपरेशनल रखा गया। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं दिन और रात का होना, बारिश का होना, ऋतुओं में परिवर्तन, सड़क के किनारे चलना, टहलना, एक्सरसाइज करना, खेलना कूदना, गुड हाइजीन रखना। ये सारे चीज़ें जो हैं वो बच्चे समझते हैं कि ऐसा होता है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन उसके पीछे के फैक्ट्स को वो नहीं समझ पाते। इसीलिए इस स्टेज में बच्चे चिंतन तो प्रारंभ कर देते हैं पर तार्किक चिंतन नहीं करते। और जब हम उन्हें सिंप्लीफाइड वे में किसी भी चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे उसी रूप को समझते हैं, यानी वो गहन रूप से विश्लेषण नहीं कर पाते। इसीलिए जीन पियाजे ने इस स्टेज को प्री ऑपरेशनल स्टेज की संज्ञा दी है। प्री ऑपरेशनल स्टेज को पियाजे ने 2 सब स्टेज में डिवाइड किया है, प्री कॉन्सेप्चुअल और इंट्यूटिव थिंकिंग। हिंदी में इसे प्राक संप्रत्यात्मक और अंतर्दर्शी चिंतन कहते हैं। इसका एज है 2 से 4 और इसका है 4 से 7। प्री कॉन्सेप्चुअल जो पीरियड है उसमें जो फीचर्स उभर के आते हैं, यानी जो इनिशिएट होते हैं, वो 4 to 7 में जाके स्ट्रॉन्ग होते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो इस स्टेज में आकर के वीक होते हैं। सबसे पहले इस स्टेज में बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, यानी भाषा का विकास होता है। भाषा अर्थात अपने विचारों को वो अभिव्यक्त करने लगते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या था कि बच्चे सेंसेस और मोटर स्किल के माध्यम से अपने मेंटल रिप्रेजेंटेशन को व्यक्त कर रहे थे, लेकिन अब बच्चों में भाषा का निर्माण हो चुका है, भाषा का विकास हो जाता है, इसीलिए वो अपना रिप्रेजेंटेशन भाषा के माध्यम से करते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट है सिंबॉलिक फंक्शन, जिसे हम हिंदी में प्रतीकात्मक कार्य कहते हैं। अब बच्चे सिंबल बनाने लगते हैं, इमेज बनाने लगते हैं। अपने मस्तिष्क में वातावरण से प्राप्त इन्फॉर्मेशन को वो एक प्रतीक के रूप में व्यक्त करने लगते हैं, शब्दों के माध्यम से, अपने भावनाओं के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। प्राय आप अपने घर में बच्चों को देखते होंगे कि अगर उन्होंने रेलगाड़ी देखी है तो वो घर में जो भी छोटे छोटे डब्बे हैं या फिर बॉटल के ढक्कन हैं, रिंग्स हैं, उसको एक लंबे लाइन में रख करके वो उसे रेलगाड़ी समझ करके खेलना चालू करते हैं। बच्चे अगर टेलीविज़न पे सुपर हीरोज़ को देखते हैं, कार्टून नेटवर्क आजकल देखते हैं, तो जो भी उन्हें पसंद आता है तो वो उनके बिहेवियर को इमिटेट करना शुरू कर देते हैं। प्रायः इस उम्र में बच्चे अगर किसी एनिमल को देखते हैं, जैसे उन्होंने हॉर्स को देखा है, तो वो अपने ब्रेन में सिंबल बना लेते हैं
और तकिए को लेकर के या फिर किसी डंडे को लेकर के वो समझते हैं कि वो हॉर्स है, उस पर बैठ करके उससे खेलते हैं। अपने पेरेंट्स को अगर उन्होंने मोबाइल पे बात करते देखा है तो वो अपने टॉयज़ को मोबाइल समझ करके एक काल्पनिक फ्रेंड बना करके वो उनसे बात भी करते हैं। लड़कियां अपनी माता को अगर सजते संवरते देखती हैं तो प्रायः वह उसी तरीके से अपना बिहेवियर करती है। तो कहने का मतलब है कि अब जो बच्चे क्या कर रहे हैं कि स्कीमा जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन से लिया है, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन से वातावरण से ग्रहित इन्फॉर्मेशन को वो स्कीमा बना के रखे हैं, उसके लिए वो सिंबल बनाने लगे, इमेज बनाने लगे हैं। नंबर 3 है रिकॉग्नाइजिंग बिहेवियर, यानी व्यवहार को पहचानना। अब बच्चे क्या हैं कि वस्तुओं को नाम देना शुरू कर देते हैं। वो अपने खाने की वस्तुओं को समझने लगते हैं, अपने जीवन शैली से संबंधित, खेलने से संबंधित जो भी उससे प्रभावित करने वाली वस्तुएं हैं उसको वो पहचानने लगते हैं। अपने माँ को, पापा को, अपने घर के सदस्यों को नाम देना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी परिवार के सदस्य हैं या जो भी उसके आसपास के वस्तुएं हैं उनको वो नाम से संबोधित करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है स्क्रिबलिंग। प्रायः इस उम्र में आप बच्चों को देखिएगा कि वो दीवार पे तरह तरह के चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं और पेंसिल से आकृति बनाते हैं। वो जिगजैग हमेशा उस पर चीज़ते हैं, लिखते हैं। हमें लगता है कि वो दीवार को गंदा कर रहे हैं, लेकिन बच्चे अपनी भावनाओं को उस दीवार पे व्यक्त करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन उनको रोज़ मिल रहा है वो उसे स्क्रिबलिंग के माध्यम से दीवार पे लिखने की कोशिश करते हैं। इंट्यूटिव थिंकिंग, नेक्स्ट 4 to 7 ईयर्स में जो इंट्यूटिव थिंकिंग है, इसमें इस स्टेज में बच्चे जनरली क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, जिज्ञासा बहुत रहती है। बच्चों में देखा जाएगा कि इस उम्र के बच्चे जो हैं ज़्यादातर बहुत प्रश्न करते हैं कि सूरज रात में कहाँ चला जाता, चंदा मामा सुबह क्यों नहीं दिखाई देते हैं, आज बारिश हुई है दोपहर में तो कल इस समय दोपहर में बारिश क्यों नहीं हो रही है। अगर उन्होंने हरे पेड़ पौधे को देखा है और उस पौधे को अगर सूखते हुए देख रहे हैं तो उन्हें लगता है पौधे सूख क्यों गए, तालाब में पानी कम क्यों हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको वो हमेशा प्रश्न के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों से, अपने टीचर से पूछते हैं। एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर हम उन्हें सिंप्लीफाइड वे में उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्योंकि अभी वो लॉजिकली थिंकिंग करना शुरू नहीं कर पाते, इसीलिए जो भी उत्तर हम उन्हें देते हैं वो उसी रूप में उसे समझने का प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट जो फीचर्स प्री ऑपरेशनल स्टेज में जीन पियाजे ने स्पष्ट किया वो है एनिमिज्म, यानी जीववाद। एनिमिज्म क्या है, जीववाद। इसमें उन्होंने कहा कि प्रायः इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो एनिमिनेट और इनएमिनेट वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते, यानी सजीव और निर्जीव में वो भेद नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि उनके जो टॉयज़ हैं उन्हें ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, यानी कि जैसे उनके पास इमोशंस है वैसे उनके भी अपने फीलिंग्स होते हैं। प्राय इस उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें अगर चोट लगती है और फर्श को हम अगर मारते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। क्यों चुप हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अच्छा फर्श को भी चोट लगा है, तो वो अभी अच्छे से इस बात को समझ नहीं पाते, यानी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते। हालांकि इस एज के अंत में, यानी कि इस स्टेज के अंत में वो डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। हाँ, स्क्रिबलिंग की भी जो क्षमता होती है बच्चों में वो भी प्रायः प्री ऑपरेशनल स्टेज के लास्ट में वो समाप्त होने लगती है। जो दूसरा फीचर्स उन्होंने बताया वो है ईगोसेंट्रिज्म, यानी आत्मकेंद्रित। आत्मकेंद्रित का मतलब क्या हुआ कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं। वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाते, दूसरे के व्यू को नहीं समझ पाते। उन्हें क्या लगता है जो भी आसपास की वस्तुएं वह उनके हैं, पेरेंट्स उनके हैं। वो हर सिचुएशन में केवल अपने व्यू को समझ पाते हैं। प्रायः इस उम्र में बच्चे देखिएगा कि अपने माता पिता को कहेंगे कि अगर उन्हें खेलने के लिए ले जाया जाए तो कहेंगे आप भी स्विंग पे बैठो, वो मेरे जैसा दौड़ो। अपने माता को कहेंगे कि मेरे फ्रेंड्स मेरे घर पे ही क्यों नहीं रुकते हैं,
अगर हम उन्हें स्लीपर सीधा पहनने बोलते हैं तो वो हमेशा स्लीपर जो है वो उल्टा ही पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। उन्हें क्या लगता है कि मैं सुपर हीरो हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। अगर दूसरे बच्चों की तुलना उसके सामने की जाए तो उन्हें लगता है नहीं, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। तो इसे ही जीन पियाजे ने ईगोसेंट्रिज्म की संज्ञा दी। उन्होंने 1940 में ईगोसेंट्रिज्म को स्पष्ट करने के लिए अपने शिष्य इनहेल्डर के साथ 3 माउंटेन टास्क किया। उन्होंने इस उम्र के बच्चों यानी कि 2 से 7 साल के उम्र के बच्चों को बुलाया और एक एक करके इस टास्क को करवाया। इसमें सबसे पहले बच्चों के समक्ष एक मेज पे 3 अलग अलग शेप के माउंटेन्स के पिक्चर्स को रखा गया, शेप के माउंटेन्स को रखा गया और उसके ऊपर डॉल को रखा गया, किसी पे डॉल, किसी पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट। उसके बाद बच्चे को हर डायमेंशन से माउंटेन को देखने के लिए कहा गया। बच्चे ने अलग अलग तरीके से माउंटेन को देखा। फिर बच्चे को कुछ कार्ड्स दिए गए। ये कार्ड्स इस माउंटेन के व्यू के पिक्चर से, यानी डिफरेंट डायमेंशन से जो माउंटेन के पिक्चर्स लिए गए थे वो इन कार्ड में थे। बच्चे ने अपने तरीके से जो माउंटेन को व्यू किया था उससे संबंधित कार्ड को उसने उठाया और दिखाया। उसके व्यू इस प्रकार से थे, हर बच्चे के व्यू अपने पर्सपेक्टिव से थे। उसके बाद पुनः पियाजे ने माउंटेन के ऊपर रखे ऑब्जेक्ट यानी डॉल के व्यू से माउंटेन के पिक्चर्स को देखने के लिए कहा। यानी इस स्टेज से अगर हम माउंटेन को देखते हैं तो किस प्रकार का व्यू आता है, ऐसा उन्होंने कार्ड चूज़ करने के लिए बच्चों को कहा। तो बच्चों ने क्या किया कि जिस व्यू से उन्होंने माउंटेन को देखा था वही कार्ड वो डॉल के व्यू को भी समझ करके चूज़ करके उन्हें दे दिया। यानी कि फाइंडिंग्स क्या आया कि जितने भी कार्ड्स उन्होंने उठाए वो केवल अपने ओन व्यू के थे, अपने पर्सपेक्टिव के थे। तो इसी में पियाजे ने कहा कि ईगोसेंट्रिज्म जो होता है वो आत्म केंद्रित ऐसी धारणा है जिसमें बच्चे प्रायः इस एज के इनिशिएट में यह समझ नहीं पाते कि प्रत्येक स्थिति में दूसरे व्यक्ति का विचार अलग हो सकता है। In pre-operational stage, children are not able to understand some mental abilities. Number 1, ability to reverse thinking and second is conservation. अर्थात इस स्टेज में बच्चे कुछ मानसिक योग्यताओं को नहीं समझ पाते हैं। सबसे पहला है रिवर्स थिंकिंग यानी पलटकर सोचने की क्षमता, पलटावी चिंतन। रिवर्स थिंकिंग क्या होता है कि किसी भी वस्तु, किसी भी क्रिया, किसी भी स्थिति के स्वरूप में हम इस प्रकार से परिवर्तन करें कि पुनः वो अपने मूल रूप में आ जाए। जैसे पानी को जब हम ठंडा करते हैं तो बर्फ़ का रूप लेता है, पुनः बर्फ़ पानी का रूप लेता। पानी का वाष्प में बदलना, वाष्प का पानी में बदलना। अगर हम इस स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग पुनः अपनी स्थिति में आती है। तो ये सोच अभी बच्चे नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है कि पानी जब बर्फ़ बन गया तो बर्फ़ पानी कैसे बन सकता है। इस प्रकार से वो लॉजिकल थिंकिंग अभी इस स्टेज में नहीं कर पाते। पुनः इस अवस्था में बच्चों में दिशा संबंधी ज्ञान का भी अभाव होता है, यानी कि वो दूरी को समझ नहीं पाते। जैसे अगर हम उन्हें रोज़ अपने साथ वेजिटेबल शॉप पे ले जाते हैं तो वो घर से उस वेजिटेबल शॉप की दूरी को तो समझ पाते, लेकिन अगर हम उन्हें कहते हैं कि आप उस शॉप से घर आ जाइए तो उन्हें घर आने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वो पलट कर उस दिशा को नहीं समझ पा रहे हैं कि जितनी दूरी घर से वेजिटेबल शॉप की है, वेजिटेबल शॉप से भी घर की दूरी उतनी ही है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में एबिलिटी टू रिवर्स थिंकिंग का अभाव पाया जाता है। दूसरा है कंजर्वेशन, जिसको हम संरक्षण कहते हैं। संरक्षण क्या है? संरक्षण अर्थात
आकार या स्वरूप में अगर हम परिवर्तन करें तो मात्रा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। यानी बच्चे अभी इस स्टेज में ये नहीं समझ पाते कि अगर हम शेप में चेंज कर दे रहे हैं, साइज़ में चेंज कर रहे हैं, तो क्वांटिटी में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि प्रायः अगर हम बच्चे के सामने केक का टुकड़ा रखते हैं, सेम केक का टुकड़ा उसे भी देते हैं और उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि दोनों केक समान हैं। लेकिन अगर उस केक के टुकड़े को जो मेरे पास है उसे हम 2 पीस में कर देते हैं, तब हम बच्चे से पूछते हैं तो वो कहता है कि आपके पास ज़्यादा केक है। क्यों? क्योंकि वो कम और ज़्यादा का कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझ पाते। इस स्टेज में बच्चे एक ही बिंदु पर फोकस करते हैं। अगर उनके पास 10 का सिक्का है और हम 1-1 रुपए के 5 सिक्के को उसके साथ समक्ष लेके जाते हैं, तो वो 1-1 रुपए के 5 सिक्के को ज़्यादा समझ करके लेना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रहा कि ज़्यादा क्या है और कम क्या है। पियाजे ने कंजर्वेशन को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बच्चों के समक्ष 2 समान ग्लास में पानी रखा जिसकी मात्रा इक्वल थी। उसके बाद उन्होंने एक लंबे ग्लास में इस ग्लास के पानी को डाल दिया। अब बच्चे से पूछा गया कि कौन से ग्लास में पानी ज़्यादा है, तो बच्चे ने इस ग्लास के बारे में अपना ध्यान केंद्रित किया। क्यों? क्योंकि अभी वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कम और ज़्यादा का कॉन्सेप्ट क्या है। जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों जवाब दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो ग्लास है वो लंबा है। यानी उन्होंने केवल हाइट पर फोकस किया और इसी को पियाजे ने सेंट्रेशन की संज्ञा दी। अर्थात कहा कि इस अवस्था में बच्चे केवल एक ही एस्पेक्ट पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और इस सेंट्रेशन की कमी के कारण ही कंजर्वेशन का अभाव बच्चों में पाया जाता है। अगर बच्चे के समक्ष हम इस प्रकार से 5 सिक्के को रखते हैं या 5 गोलियों को रखते हैं पहले कंडीशन में, और बच्चे से पूछते हैं कि क्या ये दोनों सेम हैं, तो वो जवाब देते हैं हाँ, पहले कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में अगर हम पहले वाली पंक्ति में रखी गोलियों को थोड़ी दूर रखते हैं और दूसरे वाले को सेम रखते हैं, तब हम पूछते हैं तो वो इस वाले पंक्ति को कहते हैं कि इसमें गोलियां ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो कंजर्वेशन यानी कि कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट या फिर आकार या स्वरूप में परिवर्तन से मात्रा में बदलाव नहीं होता, इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। अगर बच्चे को 2 इक्वल सेब हम सामने रखते हैं और बच्चे से पूछते हैं कि ये क्या सेम है, एक साइज़ के हैं, तो वो कहते हैं हाँ, दोनों एक साइज़ के सेब हैं। पुनः एक सेब को हम 2 भाग में विभाजित कर देते हैं, फिर अगर हम उनसे पूछते हैं तो वो विभाजित किए हुए सेब को समझते हैं कि वो ज़्यादा बड़ा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों में अभी सेंट्रेशन की एबिलिटी रहती है, यानी केवल केंद्रीयकरण का गुण पाया जाता है, जिसके कारण कंजर्वेशन एबिलिटी उनमें नहीं देखी जाती। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों में प्रायः ये सारे फीचर्स उभर कर आते हैं। अपने नेक्स्ट के वीडियो में मैं कंक्रीट स्टेज को डिस्कस करूँगी। आशा करती हूँ कि ये स्टेज आपको समझने में सहायता मिली हो।